नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले हम बात करें वर्क की। वर्क क्या होता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट हमने ले लिया कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर जो है वो फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने के कारण ये बॉडी जो है वो मूव होके या डिस्प्लेस होके या फाइनल कंडीशन पे आती है। फाइनल कंडीशन पे ही हमारा पॉइंट बी है। इस कंडीशन के अंदर जो है वो हमारा ए से बी तक जो है वो डिस्प्लेसमेंट एस या डी वाई, इस कंडीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हो गया हमारा डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स के डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, देन द वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। इसे हम देते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी से। अगर फोर्स जो है वो हमारा सेम डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम उसको देते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी। वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी कॉस थीटा कब होगा? जब हमारा जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होगा। इफ़ under a constant force F, the object displaced through a distance d, then the work done by the force equal to W equal to F dot d, F d cos theta, where theta is द स्मॉलर एंगल बिटवीन द एफ एंड डी। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे जो है वो हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये फोर्स जो है वो हमारा थीटा एंगल पे है, तो ये इसका कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा। तो डब्ल्यू हो गया हमारा एफ कॉस थीटा इंटू डी या एफ डी कॉस थीटा। तो अगर हमारा सेम डायरेक्शन में नहीं है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तब हम इस फॉर्मूले से वर्क डन देते हैं। वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट जो है वो जूल होती है। सीजीएस यूनिट जो है वो अर्ज होती है। 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। वर्क डन जो है वो जीरो कब होगा? वर्क डन बाय ए फोर्स इज जीरो इफ़, पहली कंडीशन है जब बॉडी इज़ नॉट डिस्प्लेस्ड एक्चुअली, डेट इज़ डी इक्वल टू जीरो। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर हम ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम के अंदर जो है वो एक आदमी जो है वो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी वॉल है, इस वॉल पे जो है फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स लगाने के कारण जो है वो वॉल हमारे डिस्प्लेस नहीं होगी या फिर उसके अंदर कोई भी विस्थापन नहीं होगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो वर्क डन हमारा जीरो हो गया, क्योंकि डी इक्वल टू हमारा जीरो है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? बॉडी इज डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डेट इज़ थीटा इक्वल टू 90। जैसे यहाँ पे जो है वो दूसरा देख रहे हैं कि ए पॉटर कैरिंग वेट ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड। यहाँ पे जो है वो वेट कैरी कर रहा है, वजन उठा के ले जा रहा है, लेकिन ये वेट जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। इस कंडीशन के अंदर जो है वो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट, सपोज डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, फोर्स जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का एंगल होने के कारण वर्क डन जो है वो हमारा जीरो हो गया। वर्क डन बाय ए फोर्स इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन द एफ एंड डी इज एक्यूट एंगल। अगर हमारा जो है वो एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव फोर्स मिलेगा, और अगर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है तो नेगेटिव एंगल मिलेगा, नेगेटिव वर्क डन मिलेगा। इस डायग्राम से हम देखें कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है और एक्यूट एंगल क्या होता है। द वर्क डन मे बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारा एक्यूट एंगल डेट मीन्स थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है तो वर्क डन जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा, डेट मीन्स वर्क डन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि कॉस 90 इक्वल टू तो कॉस 90 की वैल्यू जो है वो हमारी जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 90, तो डब्ल्यू इक्वल टू जो है हमारा जीरो हो जाएगा। वर्क डन जो है वो नेगेटिव कब होगा? जब हमारा थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो वर्क डन इस कंडीशन के अंदर जीरो से कम हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट ऑन द एक्चुअल पाथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर हमारा जो है वो वर्क डन
जो है वो कांस्टेंट फोर्स पे हो रहा है, तो हमारा जो है वो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। वर्क डन इन डिफरेंट कंडीशन, पहला जो है वो डिफरेंट कंडीशन जो है वो हमारी ये है कि वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स इज़ गिवन बाय, तो वेरिएबल फोर्स है तो हम जो है उसको इंटीग्रेट करके देखेंगे कि W इक्वल टू F.ds, तो इट इज़ इक्वल टू द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अलॉन्ग विद प्रॉपर साइन। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर वर्क डन हमारा हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, अगर हमारा वेरिएबल फोर्स है तो ए वर्क डन हो गया हमारा एरिया A B C D एंड ए, जो हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एरिया से बना हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन, द वर्क डन इज डिस्प्लेसिंग एनीबॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स। अगर हमारा जो है वो बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो हमारा रिजल्टेंट वर्क डन जो है वो रिजल्टेंट फोर्स के कारण जो लगेगा उतना होगा। नेक्स्ट कंडीशन है इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम में स्टैटिक और डायनेमिक, द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, देयरफॉर द रिजल्टेंट वर्क डन इज जीरो। इन इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स जब वो जीरो होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने के कारण रिजल्टेंट वर्क डन जो है वो भी हमारा जीरो होगा। नेक्स्ट कंडीशन, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज़ गिवन बाय W इक्वल टू mgh। अगर हमारा ग्रेविटी फोर्स लग रहा है तो W इक्वल टू mgh होगा, जहाँ पर जो है वो m हमारा मास होगा, g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h जो है वो हमारा हाइट थ्रू द पार्टिकल वन डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा पार्टिकल जो है वो जितना हाइट पे डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हाइट हो गए। नेक्स्ट जो है वो वर्क डन इन कंप्रेसिंग और स्क्रैचिंग, ए स्प्रिंग इज गिवन बाय W इक्वल टू हाफ kx²। यहाँ पर k जो है वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है और x जो है वो स्प्रिंग द्वारा दिया गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट कंडीशन हमारी, वर्क डन बाय द कपल फॉर ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा गिवन बाय W इक्वल टू I इंटू थीटा, I जो है वो टॉर्क ऑफ द कपल। नेक्स्ट जो है वो पावर क्या होती है, पावर इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को जो है वो हम पावर बोलते हैं। इसकी SI यूनिट जो है वॉट, और इसका फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क जो है वो हम जूल में मेज़र करते हैं और टाइम जो है वो हम सेकंड में, तो P इक्वल टू हो गया हमारा W अपॉन T। पावर जो है उसको हम लिख सकते हैं, सॉरी वर्क को अभी हमने देखा कि वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है हमारी वेलोसिटी होती है, तो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो पावर एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी, इसके अंदर फर्स्ट जो है वो हम देखेंगे इंडिकेटेड पावर क्या होती है। इंडिकेटेड पावर जो है वो टोटल पावर डेवलप्ड बाय द कंबशन ऑफ द फ्यूल इन द कंबशन चैम्बर इज कॉल्ड द इंडिकेटेड पावर। जो भी हमारा कंबशन चैम्बर है, उस कंबशन चैम्बर के अंदर कितना जो है वो फ्यूल बर्न हुआ है, उसके कारण जितनी पावर हमारी जनरेट हुई है उसको हम बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला होता है हमारा K PMILAN अपॉन 60,000 किलोवाट। यहाँ पर K जो है वो नंबर ऑफ सिलेंडर, PMI जो है हमारा इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इन पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, L जो है वो लेंथ ऑफ स्टॉक जो है ये मीटर में दी हुई है, A जो है वो एरिया ऑफ पिस्टन मीटर स्क्वायर, N जो है नंबर ऑफ एक्सप्लोजन पर मिनट या नंबर ऑफ स्टॉक पर मिनट, N/2 4 जो है वो हमारा 4 स्टॉक इंजन के लिए, और N जो है वो हम 2 स्टॉक इंजन के लिए यूज़ करते हैं। N जो है वो हमारा स्पीड ऑफ इंजन ऑन RPM। ब्रेक पावर क्या होता है, ब्रेक पावर को जो है वो हम देते हैं, ब्रेक पावर को हम देते हैं BP 2πNT अपॉन 60,000। इसको हम जो है वो PMBLAN अपॉन 60,000 भी लिख सकते हैं, इसकी यूनिट जो है वो किलोवाट। PM जो है वो हमारा एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, PMB जो है वो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और लेंथ जो है वो लेंथ ऑफ स्टॉक L से, A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर मीटर स्क्वायर में, N जो है वो RPM ऑफ इंजन क्रैंकशाफ्ट, T इक्वल टू जो है वो हमारा हो गया टॉर्क इक्वल टू W इंटू R न्यूटन मीटर में, वेयर W जो है वो हमारा लोड एक्टिंग ऑन द ब्रेक ड्रम, और N जो है वो रेडियस ऑफ ब्रेक ड्रम।
ब्रेक पावर क्या होता है? इट इज़ द मेजर्ड आउटपुट ऑफ द इंजन. The engine is connected to a brake dynamometer which can be loaded in such a way that the torque exerted by the engine can be measured. मतलब ब्रेक पावर जो है वो हमारी जो शाफ्ट पे जो पावर होती है, एक्चुअल में हमें जो शाफ्ट पे पावर मिलती है उसको हम ब्रेक पावर बोलते हैं, और इसको मेज़र करने के लिए ब्रेक डायनामोमीटर लगा हुआ होता है. तो जितना हमारा टॉर्क जो है वो लगेगा उससे इंजन जो है वो मेज़र करता है. द टॉर्क इज ऑब्टेन बाय रीडिंग ऑफ ए नेट लोड. W इज नॉन एज radius at W and R from the axis rotation, and the torque is given by tau equal to W into R. The brake power is given by tau into ओमेगा. ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई n. तो ब्रेक पावर हो गया हमारा 2 पाई n इंटू टॉ. मैकेनिकल एफिशिएंसी हो गई हमारी ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, BP अपॉन IP. नेक्स्ट एनर्जी. एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क. SI जो है वो यूनिट जो है उसको SI यूनिट में हम जूल से डिनोट करते हैं. और एनर्जी जो है वो हमारी बहुत सारी फॉर्म में होती है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि एनर्जी जो है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी. ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है. तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो बाकी सारी एनर्जी को हम नेगलेक्ट कर देते हैं और हम ये मानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम. दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. इसका मतलब है कि हमारा किसी भी पॉइंट पर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उसका एडिशन जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². SI यूनिट के अंदर जो है वो जूल जो कि हमारा वर्क डन की यूनिट होती है. काइनेटिक एनर्जी जो है वो फॉर्मूला हाफ mv² फ्रॉम द फॉर्मूला व्हाट इन द चेंज द. अगर हम क्या हमारा चेंज हो सकता है अगर हम मास को डबल करें. तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं मास को अगर हम डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी डबल हो जाएगी. अगर हम वेलोसिटी को डबल करें, वेलोसिटी को डबल से इंक्रीज़ करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी. नेक्स्ट जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी किसी हाइट के कारण जो है वो होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी वेलोसिटी के कारण या चेंज इन सिचुएशन के कारण होती है. ठीक है. जो पोटेंशियल एनर्जी को हम देते हैं mgh. m जो है वो हमारा मास, g जो है वो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h जो है वो हाइट अबव द ग्राउंड लेवल. इसका यूनिट जो है वो जूल के अंदर. ठीक है. जूल के अंदर m जो है वो kg के अंदर, g जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h जो है वो हमारा मीटर में. कंजर्वेशन एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द टर्म यूज टू डिनोट एनर्जी इन चेंज इन एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि हम एनर्जी को जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं, तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं. जैसे एग्जांपल लें, अगर बर्निंग कैंडल अगर हमारी जल रही, मोमबत्ती जल रही, तो हमारी केमिकल एनर्जी से हीट और लाइट के अंदर चेंज हो जाएगा. मतलब केमिकल एनर्जी जो हमारी हीट और लाइट के अंदर चेंज हो रही है. फ्यूल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी जो है वो हीट के अंदर चेंज होती है. हीट जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन न्यूक्लियर जो एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी के अंदर. स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो रही है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. मतलब एनर्जी को जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं. यहाँ पे हम एग्जांपल लें कि एक बॉल जो है वो हमारा h हाइट पर है और a पॉइंट पर यहाँ पर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है. ग्राउंड पे जो है आती है तो b पोजीशन, यहाँ पे वेलोसिटी जो है हमारी v है, और c कोई भी कंडीशन है, यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी हमारी v1 है.
तो ये डिस्टेंस जो है वो टोटल हमारी जो है वो h है। और अगर हम c पर जो है वो इसकी हाइट जो है वो h माइनस एस और ये रिमेनिंग जो है हमारी s है। कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m, हमने कंसिडर कर लिया कि इस बॉडी का जो है वो मास m है और ये हमारा ए हाइट ए पे है, ए पॉइंट पे, और एच पे जो है वो ए से बी तक की डिस्टेंस जो है वो हमारी ए बी इज़ द हाइट ऑफ द बॉडी अबव द ग्राउंड। यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी एट ए, वी वन जो है वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट सी, वी जो है वो हमारी यहाँ पर वी वन वेलोसिटी है, यहाँ पर जो है वी वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट बी डेट इज जस्ट अबव द ग्राउंड। नेक्स्ट वन पॉइंट पर जो है वो एक पॉइंट ए पॉइंट पर हम यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी एम जी एच, एम जो है वो मास है इस बॉल का, जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया हमारा, और एच जो है वो हाइट है। तो यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया हमारा एम जी एच। कोई भी जो है वो काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि कोई भी मोशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसलिए जो है वो वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी जीरो हो जाएगी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी टोटल एट ए पॉइंट पर क्या हो गया हमारा सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो एम जी एच प्लस जीरो इक्वल टू हो गया हमारा एम जी एच। तो पॉइंट वन पर जो है वो टोटल एनर्जी हो गई हमारी एम जी एच। अब पॉइंट सी पे अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी वन स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो यहाँ पर जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए अगर हम लगाएं तो यहाँ पर जो वेलोसिटी जो है वो हमारा v1 है, यहाँ पर u इक्वल टू जीरो है, तो v1 स्क्वायर माइनस जीरो इक्वल टू 2gs, तो v1 स्क्वायर हो गया हमारा 2gs। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जो है वो हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एस। तो ये हम या क्योंकि इस हाइट पे है तो इस हाइट पे जो है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी एम जी एच माइनस एस। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गई हमारी एट पॉइंट सी इक्वल टू एम पोटेंशियल एनर्जी एट सी पॉइंट और काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट। तो ये हो गया हमारा एम जी एस एच माइनस एस प्लस एम जी एस। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ इंटू वी एम इंटू वी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से अगर हम यहाँ पर जो है वो v की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे हो गया वो हमारा हाफ एम इंटू 2gs, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा एम जी एस। तो टोटल एनर्जी हो गई हमारी एम जी एच माइनस एस, ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी एम जी एस। तो टोटल एनर्जी हो गई हमारी पॉइंट सी पर एम जी एच के इक्वल। नेक्स्ट जो है वो एक पॉइंट बी पॉइंट पे जो है वो हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो यहाँ पर जो है वो वी स्क्वायर और यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो है, तो ये हो गया हमारा 2gh। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस पॉइंट पर जो है वो हमारी हो गई जीरो, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी हो गई हमारी पी ई बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम जी एच काइनेटिक एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी की जगह जो है वो हमारा 2gh, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा हो गया एम जी एच। और पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी जीरो हो गई, क्यों जीरो हो गई, यहाँ पर जो है वो हमारा हाइट के कारण जो है वो ये ग्राउंड पर है, तो एच इक्वल टू जो है हमारा जीरो हो गया। तो टोटल एनर्जी जो है वो हमारी हो गई एम जी एच। तो हमने देखा कि एट पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों पर जो है वो हमारी टोटल एनर्जी जो है वो हमारी एम जी एच के इक्वल है। तो टोटल मैकेनिक एनर्जी of the body at A, B and C, also at any other point in the path AB,
अभी हमने बात करी थी ए बी सी के लिए, अगर हम किसी भी बात की किसी भी पॉइंट पे बात करें, चाहे इधर की बात करें चाहे यहाँ की बात करें, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी थ्रू आउट द फ्री फॉल इज कंजर्व, मतलब सारी जगह जो है वो सेम मैकेनिकल एनर्जी होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलते हैं? द वर्क एनर्जी थ्योरम, the work done by a force is displacing a body is equal to change in kinetic energy। फिर W जो है वो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो कैसे होगा? हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ से F इक्वल टू एम ए होता है, तो m की जगह हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन 2x। द फाइनल वर्क डन जो है वो हमारा F इक्वल टू x, तो m की जगह जो है वो हमारा यहाँ पर जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ से ये फॉर्मूला लिखा है हमने। तो W इक्वल टू हमारा तो होता है वर्क डन इक्वल टू F इक्वल टू x, तो x की जगह जो है वो हम ये फॉर्मूला लिख देंगे, तो F v स्क्वायर माइनस v इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2x इंटू एक्स, तो ये हो गया हमारा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी जीरो का स्क्वायर। तो टोटल जो है वो हमारा हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वी नो डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस डेफिनेशन से हमारा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। के आई जो है वो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, के एफ जो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। रिगार्डिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट इफ़ W जो है वो नेट पॉजिटिव कब होगा? जब वो हमारा के एफ माइनस के आई इक्वल टू पॉजिटिव होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो हमारा पॉजिटिव होगा। डेट मीन्स के एफ इज़ ग्रेटर देन के आई, के फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो हमारी ज़्यादा होगी। और के वर्क नेगेटिव जो है हमारा कब होगा? जब हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का डिफरेंस जो है हमारा नेगेटिव होगा। डेट मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीज। कॉलिजन क्या होता है? कॉलिजन बिटवीन टू और मोर पार्टिकल इज द इंट्रैक्शन फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जब हमारा कोई भी दो बॉडी जो है बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए इंट्रैक्ट होती है, तो उनके बीच में जो है वो कोलाइड होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉलिजन। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इन विच दे अप्लाई रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑन ईच अदर, और वो उस टक्कर के दौरान जो है वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। इन्हें कॉलिजन ए फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडी इज़ नॉट नेसेसरी। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉलिजन, दो तरह की कॉलिजन होते हैं, इलास्टिक कॉलिजन, दूसरा इनइलास्टिक कॉलिजन। ये हमने ले लिया कि बिफोर जो है वो एक बॉल है, सपोज हमने एक बॉल ले ली या एक बॉडी है, उसका मास m1 है, और दूसरा बॉडी जो है वो उसका मास जो है वो m2 है। कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद जो है वो दोनों की वेलोसिटी के अंदर चेंज हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? द कोलिजन इन विच बोथ द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड कॉल्ड द इलास्टिक कोलिजन। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों जो है वो कंजर्व रहती है, दैट मीन्स समान रहती है, मतलब इनका एडिशन जो है वो सेम रहता है, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑल द इन्वॉल्व फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लगाते हैं और टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। इन इलास्टिक फोर्स के अंदर द कोलिजन इन विच ओनली द मोमेंटम रिमेन्स कन्वर्ट्स बट द काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व। केवल मोमेंटम जो है वो हमारा कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी हमारे कंजर्व नहीं रहती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इन एन इलास्टिक कोलिजन सम ऑफ और ऑल द इन्वॉल्व फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कुछ फोर्स या हो सकते हैं सारे फोर्स जो है वो हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम की एनर्जी जो है हमेशा कंजर्व रहती है। और इफ़ आफ्टर द कोलिजन टू बॉडी स्टिक टू ईच अदर देन द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर कोलिजन या टक्कर के बाद जो दो बॉडी हमारी आपस में साथ में चलती है, आपस में जुड़ के चलती है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक।
coefficient of restitution of resilience, the ratio of relative velocity of separation after collision to the velocity of approach, यानी velocity of separation divided by velocity of approach before collision is called coefficient of restitution resilience. It is presented by रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम ई से. इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी. इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारी जो भी कोलाइड बॉडी हो रही है उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है. अगर हमारा परफेक्टली इलास्टिक है तो रेजिलेंस जो है वो ई इक्वल टू हमारा 1 होगा, और परफेक्टली इन इलास्टिक है तो 0, और दूसरे जो है वो हमारे इन इलास्टिक और इलास्टिक के बीच में है तो ये हमारा 0 और 1 के बीच होगा. वन डायमेंशनल और हेड ऑन collision. If the initial and final velocity of colliding body lies along the same line, then the collision is said one dimensional or head on collision. अगर हमारा दोनों बॉडी जो है वो if the initial and final velocity of colliding, अगर टक्कर के बाद जो है वो initial final वेलोसिटी जो है हमारे एक ही लाइन के अंदर या एक ही डायमेंशन के अंदर हो रही है तो उसको हम वन डायमेंशन या हेड ऑन कॉलिजन बोलते हैं. और इन इलास्टिक वन डायमेंशन कॉलिजन अप्लाइंग न्यूटन एक्सपेरिमेंट लॉ. ठीक है, ये बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन. ये हमारा जो है वो v2 माइनस v1 इक्वल टू u2 माइनस u1. बिफोर कॉलिजन ये हमको दे रखा है, कोई भी बॉडी है उसका मास जो है वो ma है और दूसरी बॉडी है उसका मास जो है वो mb है. तो यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी va और इसकी वेलोसिटी vb आफ्टर कॉलिजन जो है वो हम देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी मास जो है वो ma mb और वेलोसिटी जो है वो हमारी m, यहाँ पे वेलोसिटी va1 और वेलोसिटी जो है वो v2 आफ्टर कॉलिजन के बाद जो डायरेक्शन चेंज होती है. फिगर शोज द टू बॉडी ऑफ द मासेस m1 और m2 मूविंग विद द वेलोसिटी v1 एंड u2 along a single axis. They collide involving some loss of the kinetic. जब ये कोलाइड करते हैं तो सब कुछ जो है वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है. इस कारण जो है वो कॉलिजन जो है हमारा इनइलास्टिक हो जाता है. तो हम देखते हैं कि लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन. पहले जो है हमने वेलोसिटी मानना था कि बिफोर कोलिजन जो है वो u1 u2 है और आफ्टर कोलिजन के बाद जो है v1 v2 है. एज द टू बॉडीज और one system which is closed and isolated, we can write the law of conservation of linear moment of two body system as. तो टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन हमने ले लिया पी आई है और टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन जो है वो हमने पी एफ ले लिया. पी आई जो है वो इनिशियल के लिए या बिफोर कॉलिजन के लिए, पी एफ जो है फाइनल या आफ्टर कॉलिजन के लिए. तो मोमेंटम हमारा होता है एम इंटू यू. तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये हमारा हो गया बिफोर कॉलिजन, और m1 v1 प्लस m2 v2 ये हो गया हमारा आफ्टर कॉलिजन के लिए. तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन टू बॉडी ऑफ द मास m1 और m2, अगर जो है वो द बॉडी ऑफ द मास m2 हैपन टू बी फाइनल एट द रेस्ट. अगर m2 जो है वो हमारा जो है वो रेस्ट पे आ जाए तो रेस्ट पे हो तो u2 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा. तो यहाँ से अगर हम देखें तो डेट इज़ m1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 टू v. अगर m1 u1 इक्वल टू m1 प्लस m2 v, अगर हमारा u2 इक्वल टू जो है वो 0 है. अगर टक्कर के बाद जो है वो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करें तो ये हमारा हो गया v. अगर जो है वो हमारा u2 पहले जो है वो एक बॉडी जो है हमारी रेस्ट में है, मान लिया कि m2 जो है हमारा रेस्ट में है तो u2 इक्वल टू 0. तो इस कंडीशन में जो है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2. अगर हमको जो है वो m1 m2 और u1 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे तो मास रेशियो जो है वो m1 अपॉन m1 प्लस m2 जो है वो हमारा लेस देन 1 होगा. वी कैन कैलकुलेट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द कॉलिजन. टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन होगी हमारी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m1
u1 स्क्वायर, अगर हमारी u की वैल्यू 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन E2 इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी E2 जो है वो हमारी हो जाएगी हाफ, वैल्यू जो है अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हाफ m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय m1 u1 प्लस m2 का स्क्वायर। यहाँ से जो है वो इक्वेशन 2 से E2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा m1, इसको जो है वो सॉल्व करें तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी E1 माइनस E2। E1 जो है वो हमारा हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस ये वाली जो है वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे m1 u1 स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन 2 m1 प्लस m2। इसको जो है अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी, डेट इज़ पॉजिटिव। थैंक यू।